नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट होता क्या है और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट में कौन कौन से एसेट शामिल किए जाते हैं, इसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ जानेंगे कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स में अपवाद कौन कौन से हैं, एक्सेप्शन क्या है इसका, और एक्सेप्शन में कौन कौन से एसेट्स आते हैं और कौन कौन सी बातें आती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होता क्या है, यानी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आशय किसी भी पूंजी संपत्ति को एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को बेचे जाने या उससे संबंधित सभी अधिकारों को क्रेता यानी बायर को सौंप देने से है। नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी भी पूंजी का हस्तांतरण हो रहा है तो इसका मतलब वह पूंजी वह संपत्ति बेची जा रही है किसी दूसरे व्यक्ति को। तो यहाँ पर जब किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा कोई भी संपत्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाएगी तो उस संपत्ति के विषय में, उस संपत्ति के संदर्भ में जितने भी अधिकार हैं वे सारे के सारे अधिकार भी चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी एक बिल्डिंग है राम की, राम ने अपने बिल्डिंग को मनोहर को बेच दिया और उससे कुछ पैसे प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पर पहले उस बिल्डिंग में राम रहता था तो उसके पूरे के पूरे अधिकार थे उस बिल्डिंग पे। अब उसने जब उस बिल्डिंग को बेच दिया, हस्तांतरित कर दिया, सौंप दिया मनोहर को, तो मनोहर के पास सारे के सारे अधिकार चले गए। एग्जाम्पल के साथ आप लोग समझ लेंगे। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 247 के अनुसार पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आशय विक्रय, विनिमय व संपत्ति से संबंधित अधिकारों के त्याग करने से है। नॉर्मल सी बात है कि जो भी इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 2 क्लॉज 47 कहता है, बताता है कि जो भी हस्तांतरण है उसमें बिक्री शामिल है, विनिमय शामिल है यानी वस्तुओं का किसी भी चीज़ का लेन देन, और जो भी संपत्ति के अधिकारों को त्याग करने से संबंधित है। किसी भी संपत्ति पे जो भी अधिकार है उस अधिकार को त्याग कर दिया जा रहा है, उससे संबंधित है, उसी को यहाँ पर कहा गया है पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण। यदि पूंजी संपत्ति का स्वामी पूंजी संपत्ति को उसके द्वारा संचालित व्यापार के स्टॉक में परिवर्तित कर लेता है तो इसे भी संपत्ति का हस्तांतरण माना जाता है। यानी कोई भी अगर पूंजी संपत्ति का मालिक है और वह अपनी पूंजी संपत्ति को उसके द्वारा जो भी संचालित व्यापार हैं उस व्यापार के स्टॉक में शामिल कर लेता है, इन्वेंट्री में शामिल कर लेता है यानी रहतिये में शामिल कर लेता है, तो उसको यहाँ पर समझा जाएगा कि वह भी क्या है, संपत्ति का हस्तांतरण ही है। इस प्रकार से निम्न को हस्तांतरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनको हस्तांतरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। कुछ 8 बातें हैं। पहला है किसी संपत्ति का विक्रय यानी सेल, विनिमय यानी एक्सचेंज अथवा संपत्ति का त्याग यानी रिलिंग्विशमेंट करना, या दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा निर्गमित जीरो कूपन बॉन्ड की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी या मोचन यानी रिडम्पशन को हस्तांतरण माना जाएगा। अगर कोई भी जीरो कूपन बॉन्ड है उसके बारे में बात की जा रही है। या तीसरा है किसी व्यक्ति के संपत्ति से संबंधित अधिकारों का समाप्त हो जाना संपत्ति का हस्तांतरण कहलाता है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। या किसी कानून या अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति को अनिवार्य रूप से लिया जाए, ये भी क्या है, संपत्ति का हस्तांतरण है, पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण है। या 5वां व्यापारी के स्वामी द्वारा पूंजी संपत्ति को स्टॉक में परिवर्तित करना। अगर पूंजी संपत्ति को स्टॉक में परिवर्तित कर लिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, तब भी क्या होगा, यहाँ पर पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण ही माना जाएगा, उसे
छठवां है किसी अचल संपत्ति के विक्रय अनुबंध की आंशिक पूर्ति यानी पार्शियल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर अधिकार मिलना भी संपत्ति का हस्तांतरण माना जाता है। या सातवां है किसी सहकारी समिति के सदस्य या किसी कंपनी के अंशधारक बनने के कारण प्राप्त होने वाले संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपत्ति का हस्तांतरण कहलाता है। पर सहकारी समिति के सदस्य और कंपनी के अंशधारक की बात की गई है और यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एसेट की बात की गई है। आठवां है न्यायालय के आदेशानुसार किसी प्रापक यानी रिसीवर द्वारा किसी संपत्ति का किया गया विक्रय। तो इसमें भी क्या होता है, इसको भी हम लोग शामिल कर लेते हैं संपत्ति के हस्तांतरण में। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी समझा हुआ है कि पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण क्या होता है। अब हम समझते हैं अपवाद को यानी एक्सेप्शन को। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 47 के अनुसार निम्न व्यवहारों को हस्तांतरण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। कौन कौन से व्यवहार हैं आगे देखते हैं। अतः इनके हस्तांतरण यानी ट्रांसफर पर होने वाला लाभ पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य नहीं होता है। नॉर्मल सी बात है भाई साहब, जहां पर जो भी ट्रांसफर शब्द आएगा ही नहीं, जहां पर किसी भी पूंजी संपत्ति का जो भी अगर लेन देन हो रहा है, कुछ भी मूवमेंट हो रहा है, वहां पर उसको ट्रांसफर नहीं माना जा रहा है तो वह पूंजी संपत्ति शीर्षक में आएगा ही नहीं, और आएगा ही नहीं तो पूंजी संपत्ति पूंजी लाभ शीर्षक में वह क्या होगा, कर योग्य होगा ही नहीं। इन लेन देनों के फलस्वरूप यदि कोई हानि भी होती है तो इसे करदाता को अन्य आय में समायोजित नहीं किया जाता। ये लेन देन निम्न हैं। अब ये कौन कौन से लेन देन हैं हम आगे समझ लेते हैं कुछ लेन देनों को जो 24 प्रकार के यहाँ पे बताए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ 1 by 1। पहला है किसी हिंदू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर पूंजी संपत्तियों का विवरण। दूसरा है उपहार, वसीयत या अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण। तो यहाँ पर जो भी उपहार है और वसीयत है और अखंडनीय ट्रस्ट है उसके अंतर्गत पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण की बात की गई है। मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो रही हैं और मैं यहाँ पर ज़्यादा लेन देन है तो मैं उसको यहाँ पे पढ़ के चलता हूँ आपको समझ में। अगर कोई भी बात नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उपहार, वसीयत या अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत किसी भी पूंजी का हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। किसी भी पूंजी का हस्तांतरण नहीं माना जाएगा यदि कोई कर्मचारियों के स्कंध विकल्प योजना यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंतर्गत बिना प्रतिफल लिए अथवा रियायती दर पर आवंटित किए गए अंशों, ऋण पत्रों, जमा पत्रों अथवा अधिपत्रों को उपहार अथवा अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत हस्तांतरित करता है। तो यहाँ पर कंडीशन ये बताया गया है। तीसरा है कंपनी के समापन पर संपत्तियों का विवरण। अगर कोई भी कंपनी है और कंपनी का समापन हो रहा है, कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, तो वहाँ पर जो संपत्तियों का जो भी वितरण होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वह क्या है, यहाँ पर अपवाद में आ गया है, वहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर नहीं मानेंगे। चौथा है किसी सूत्रधारी कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी को पूंजी संपत्तियों का हस्तांतरण, यानी कोई भी सूत्रधारी कंपनी अपनी सहायक कंपनियों को पूंजी का हस्तांतरण कर रही है यदि इसमें 3 बातें हैं। सहायक कंपनी के 100% अंश सूत्रधारी कंपनी के पास हों। दूसरा है संपत्ति प्राप्त करने वाली कंपनी यानी सहायक कंपनी भारतीय कंपनी हो। और तीसरा है संपत्ति का हस्तांतरण व्यापारिक स्टॉक यानी स्टॉक इन ट्रेड के रूप में न किया जाए। तो यहाँ पर जो भी अगर कोई भी सूत्रधारी कंपनी अपनी संपत्ति का हस्तांतरण कर रही है सहायक कंपनी को तो उसको अपवाद में शामिल किया जाएगा। पांचवा है यदि सहायक कंपनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कंपनी को पूंजी संपत्तियों का हस्तांतरण। पांचवें में कहा जा रहा है कि सहायक कंपनी अपनी पूंजी संपत्तियों का हस्तांतरण कर रही है। किसको? जो भी सूत्रधारी कंपनी है उसको। पहला है सहायक कंपनी के 100% अंश सूत्रधारी कंपनी के पास हो। दूसरा है संपत्ति प्राप्त करने वाली कंपनी सहायक कंपनी भारतीय कंपनी हो।
और तीसरा है कंपनी का हस्तांतरण व्यापारिक स्टॉक यानी स्टॉक इन ट्रेड के रूप में न किया जाए। तो यहाँ पर इन बातों को आप लोग समझेंगे। छठवां है दो विदेशी कंपनियों के समामेलन यानी अमलगमेशन की दशा में भारतीय कंपनी के अंशों का हस्तांतरण। सातवां है किसी बैंकिंग कंपनी का केंद्रीय सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई एवं लागू की गई योजना के अंतर्गत किसी अन्य बैंकिंग संस्था के साथ समामेलन यानी अमलगमेशन की दशा में पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण को हस्तांतरण नहीं कहेंगे। आठवां है एकीकरण की किसी भी योजना के अंतर्गत एकीकरण की जाने वाली संपत्ति के किसी अंशधारी द्वारा इस कंपनी के अपने अंशों का हस्तांतरण यदि इसमें दो बातें कही गई हैं। समामेलन ट्रांसफरी समामेलित यानी ट्रांसफरी कंपनी भारतीय कंपनी हो। दूसरा प्रतिफल का भुगतान समामेलित कंपनी के अंशों के रूप में ही हो। नौवां है ऐसी पूंजी संपत्ति जो ऐसे कार्यों से संबंधित है जैसे कलात्मक या कला संग्रह, पुरातात्विक छायाचित्र, ड्राइंग, पेंटिंग, पांडुलिपि, वैज्ञानिक अथवा किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय कला दीर्घा, नेशनल आर्ट गैलरी जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय अभिलेखागार अथवा इसी प्रकार के केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य संग्रहालय या संस्था को दिए गए जो भी हस्तांतरण हैं उसको हम लोग हस्तांतरण नहीं मानते हैं, हस्तांतरण नहीं माने जाएंगे। 10वां है मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यता अधिकार का भारतीय प्रतिभूति बोर्ड सेबी जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है द्वारा मान्यता प्राप्त अंशों के प्राप्तिकरण एवं व्यापार के अधिकार का हस्तांतरण, ये भी क्या होगा, हस्तांतरण नहीं माना जाएगा, एक्सेप्शन में आता है यानी अपवाद में आता है। 11वां है सिल्क इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट 1985 की धारा 18 की किसी योजना के अंतर्गत किसी ऐसी भूमि का हस्तांतरण जो कि श्रमिकों की सहकारी समिति द्वारा प्रतिबंधित है। 12वां है एकाकी व्यवसाय का कंपनी में परिवर्तन बशर्ते, यानी कोई भी एकाकी व्यवसाय है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, सोल ट्रेडिंग बिजनेस को हम लोग कहते हैं, उसका अगर परिवर्तन हो रहा है कंपनी में तो शर्त क्या है। पहला, एकाकी व्यवसाय की समस्त संपत्तियां एवं दायित्व कंपनी को हस्तांतरित किए गए हों, ये पहली शर्त होनी चाहिए। दूसरा है एकल व्यवसायी कंपनी का सदस्य बना हो, जो भी एकल व्यवसायी है वो कंपनी का मेंबर बन जाए जब कंपनी परिवर्तित हो जाए। तीसरा है एकल व्यवसायी द्वारा प्रतिफल में मात्र कंपनी के अंश प्राप्त किए गए हों। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी क्या होगा, जो भी संपत्ति ट्रांसफ़र की जाएगी एकाकी व्यवसाय से कंपनी के रूप में उसको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा, ये अपवाद में आ जाता है। 13वां है साझेदारी फर्म का कंपनी में परिवर्तन। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसका कंपनी में परिवर्तन हो रहा है तो क्या बात होगा, बशर्ते पहला है कंपनी की समस्त संपत्तियों एवं दायित्व कंपनी को हस्तांतरित हों। दूसरा है सभी साझेदार कंपनी के अंशधारक बने। तीसरा है सभी साझेदार उसी अनुपात में कंपनी के अंशधारक बने जिस अनुपात में वे साझेदार फर्म में इस अनुपात में वे फर्म में साझेदार थे। चौथा है आगामी 5 वर्षों में साझेदारों द्वारा कुल अंशों का प्रतिशत 50 से कम नहीं होना चाहिए। और 5वां है प्रतिफल स्वरूप साझेदारों को कंपनी से मात्र अंश प्राप्त होने चाहिए प्रतिफल के रूप में। 14वां है अनप्रस्कीकरण यानी डेमुटिलाइजेशन अथवा निगमीकरण यानी कॉरपोरेटाइजेशन की योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य द्वारा सदस्यता कार्ड को हस्तांतरण के फलस्वरूप उस स्कंध विपणि के अंशों तथा व्यापारिक अधिकारों का प्राप्त होना। 15वां है केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिवर्ती बंधक योजना यानी रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंतर्गत पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण को हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। 16वां है कंपनी के अविलयन यानी डीमर्जर की दशा में एक
अविरहित कंपनी द्वारा पूंजी संपत्ति का भारतीय अविरहित कंपनी को हस्तांतरण। 17वां है विदेशी अविरहित कंपनी द्वारा विदेशी परिणामी कंपनी यानी फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी को किसी पूंजी संपत्ति यानी भारतीय कंपनी में अंश का हस्तांतरण। 18वां है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित संप्रभुता स्वर्ण बॉन्ड यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा संप्रभुता स्वर्ण बॉन्ड का शोधन द्वारा कोई भी हस्तांतरण। 19वां है किसी अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को भारत के बाहर ऐसी पूंजी संपत्ति हस्तांतरित की गई है जो भारतीय कंपनी के द्वारा रुपए में अंकित बॉन्ड के रूप में भारत के बाहर निर्गमित की गई है, तो ऐसे हस्तांतरण को हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। 20वां है कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का समता अंशों में परिवर्तन द्वारा हस्तांतरण भी हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। 21वां है एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बॉन्ड या ग्लोबल डिपॉजिटरी स्कीम GDR का भारत के बाहर किया गया कुछ शर्तों की पूर्ति होने पर हस्तांतरण, इसको भी हम लोग हस्तांतरण नहीं मानेंगे। 22वां है पारस्परिक कोष यानी म्यूचुअल फंड के यूनिट धारक द्वारा धारण की गई यूनिट समामेलन योजना के अंतर्गत हस्तांतरण होता है तो भी। 23वां है एक पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण में मूल कोष से परिणामी कोष में हस्तांतरण। और 24वां यानी अंतिम है किसी शेयर धारक द्वारा इकाई धारक द्वारा किसी संस्था के हस्तांतरण में मूल कोष में शेयर या इकाई का प्रतिफल हेतु पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण। तो यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं जो भी जुड़ी हुई हैं हमारे पास पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है इनकम टैक्स जुड़े हुए तो उन सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।